नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर सुबह की कड़ी कुछ याद दिलाती है, हर फूल की खुशबू जादू जगाती है। चाहे न चाहे फिर भी कृषि दर्शन कार्यक्रम के समय आप सबकी याद आ ही जाती है। तो दीप्ति जी, हमारे किसान भाई लगता है आपकी शायरी का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं और आज फूल की चर्चा आपने की है, इसमें जरूर कुछ खास होगा फूल को लेकर। बिल्कुल, फूल को लेकर भी खास है, लेकिन उससे पहले कृषि समाचार की बात भी है खास। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत तो हमेशा कृषि समाचार के साथ ही करते हैं। संजय जी, आपको भी पता है और हमारे किसान भाइयों को भी पता है। जी दीप्ति जी, और कृषि समाचार में हम लोग मंडी भाव, मौसम की जानकारी और नई नई तकनीकों की जानकारी भी लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपके लिए चलते हैं, कृषि समाचार दिखाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको दिखाएंगे कि मंडी का मिजाज क्या है, इसके साथ साथ अनाजों का भाव क्या है, मौसम का मिजाज क्या है। तो देर किस बात की, सीधे लिए चलते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मवेशियों के असमय मृत्यु हो जाने की अवस्था में नुकसान की भरपाई करता है पशुधन बीमा योजना। फसलों पर पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव को सुविधाजनक तरीके से करता है डस्टर। स्वर्णमणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली नामक बैगन के उन्नत किस्मों की बुआई कर किसान हो सकते हैं लाभान्वित। आने वाले खरीफ में राज्य के कृषक खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकें, इसके लिए कृषि विभाग झारखंड ने राज्य के सभी जिलों में धान के साथ दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भूमि आच्छादित करने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम सिंहभूम जिले के ये लक्ष्य क्या हैं और किस प्रकार हैं, बता रहे हैं संबंधित अधिकारी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीफ में हमारे जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें इस वर्ष धान के लिए 1,86,000 हेक्टेयर की भूमि आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इसके साथ अन्य फसलों जैसे मक्का 8,440 हेक्टेयर में, दलहनी 32,000 हेक्टेयर में और तिलहन करीब 2,900 हेक्टेयर में आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से कुल पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2,32,000 हेक्टेयर भूमि आच्छादित करने का लक्ष्य इस वर्ष रखा गया है। राज्य के दूध उत्पादक किसानों को अपने मवेशियों के बीमारी या अन्य कारणों से असमय मृत्यु हो जाने की अवस्था में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों के इस नुकसान की भरपाई करता है राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पशुधन बीमा योजना। अक्सर पशुपालकों के समक्ष ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश उनके पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे कृषकों को काफी नुकसान होता है। केंद्र द्वारा चलाई जा रही पशुधन बीमा योजना ऐसे नुकसान की भरपाई करता है। किसान अपने संकर और देसी नस्ल के दुधारू मवेशियों का बीमा कराकर इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। बरसात के समय की सब्जियों में बैगन झारखंड में लगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। बैगन की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए स्वर्णमणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली नामक बैगन के उन्नत किस्मों की बुआई की सलाह दी जाती है। बैंगन वैसे तो हमारे राज्य में प्रमुखता से उपजाई जाती है, परंतु ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए बैंगन के उन्नत प्रभेदों का लगाना अच्छा होता है। स्वर्णमणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली इन बैंगन के उन्नत प्रभेदों को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्णमणि, स्वर्ण श्री, यह सब बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी आप उन्नत तरीके से स्वस्थ पौधा बनाना होगा। इसके लिए अभी आप बीज को खरीद के बीज को उपचारित करके क्यारी में बीज डालिए और 1 महीना होते होते आप इस पौध को आप खेत में लगाइए। गर्मी के मौसम में हमारे मवेशियों को लू लगने की संभावना रहती है, इसलिए उनके बाहर चरने के समय में परिवर्तन आवश्यक होता है। गर्मी में लू और मौसम के दुष्प्रभाव से कैसे अपने मवेशियों की रक्षा करें, बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। आप पशु को अगर दिन में 10 बजे 11 बजे चरने के लिए भेजते हैं तो उसे सुबह में ही दाना पानी दे करके और
दुधारू पशु है तो उसका दूध दूह लीजिए और उसके बाद ही पशु को उसी समय ठंड के समय में ही घंटा 2 घंटा के लिए भेज दीजिए। और अगर उस समय संभव नहीं हो तो फिर शाम में जब धूप की गर्मी थोड़ी कम हो जाती है तो 4 बजे के बाद आप भेज सकते हैं। या दुधारू पशु को दूध दूहने के बाद शाम में दूसरे टाइम जो दूध दुहा जाता है उस समय दूध दूह करके आप उसको चरने के लिए भेजिए। लेकिन अगर जैसे लूट फसलों पर पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान डस्टर की सहायता ले सकते हैं। डस्टर में पाउडर रूपी दवा डालकर फसल पर छिड़काव करने से दवा पूरी फसल पर समान रूप से पड़ता है और बर्बाद भी नहीं होता। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसलों पर पाउडर रूपी दवाओं के छिड़काव कार्य को आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए किसान इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद नहीं होती और पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भाव हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। वहीं सब्जी मंडियों में आज के खुदरा भावों को देखें तो उपभोक्ताओं के लिए नरम रही। वहीं कुछ खास अनाजों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10100 रुपए से लेकर अधिकतम 10200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3550 रुपए से लेकर अधिकतम 3750 रुपए। वहीं प्याज के मूल्य रहे न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो दीप्ति जी, अभी कृषि समाचार में हमारे किसान भाइयों ने कई तरह की जानकारियां ली, नई नई तकनीकों के बारे में, मौसम के बारे में। लेकिन हम फिर पुनः उसी चर्चा पे आते हैं कि आपने आज जो कार्यक्रम की शुरुआत में फूल की चर्चा की, उसका पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही उद्देश्य है कि खेती बाड़ी तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन खेती बाड़ी के साथ अगर व्यावसायिक तौर पर हम अगर फूलों की खेती करें और उसमें अधिक से अधिक लागत लगाते हैं तो उससे अधिक हमें मुनाफा भी होना बेहद जरूरी है। जी दीप्ति जी, और देखा जा रहा है कि हमारे कई किसान फूल की खेती करके बहुत ज्यादा लाभ कमा रहे हैं और इस तरह का गैर पारंपरिक खेती से उनकी आर्थिक जो आमदनी है वो काफी अच्छी होते जा रही है। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गेंदा फूल की खेती के बारे में। गेंदा फूल का जो कलर होता है वो हर किसी को बहुत पसंद होता है, पीला रंग। और ये न सिर्फ बसंत के मौसम में बल्कि 12 महीने उगने वाला ऐसा फूल है जो कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सबको बहुत पसंद आते हैं। और खास करके शादी ब्याह के मौसम में और पर्व त्योहार के मौसम में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसान भाई अगर इसका उपज करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा कीमत मिलता है इसका। बिल्कुल, तो बाजार में गेंदा फूल की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों, इसी उद्देश्य से यदि व्यावसायिक तौर पर आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो कौन कौन से नियमों को अपनाएं, किस तरह से अपनी खेती
को अच्छे ढंग से चलाएं ताकि आपको आपका मेहनताना वसूल हो। इसी बात की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में हम दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ नसीम जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गेंदे फूल की उन्नत तकनीक से खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मोहम्मद नसीम जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। नसीम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। नसीम जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है गेंदे की उन्नत तकनीक से खेती, इस विषय पे जानकारी देने के लिए हम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि इसकी उन्नत तकनीक से खेती जो करनी होती है तो उसके लिए किसान भाई मिट्टी का चुनाव किस तरह से करेंगे? गेंदा का फूल का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह कम समय में अधिक उपज देने वाला फूल है। इसको गेंदा फूल को बहुत दिनों तक रख भी सकते हैं। इसकी महत्ता बहुत है। यह पूजा में इस्तेमाल होता है, घर सजाने में इस्तेमाल होता है, बहुत तरह इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसकी व्यावसायिक खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद मानी जा रही है। तो इसमें गेंदा की खेती के लिए किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, अगर pH 7 से 7.5 pH का मान 7 से 7.5 है तो उसमें खेती कर सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं, पानी का जमा नहीं होना चाहिए। तीनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, मिट्टी का चुनाव आपको करना होगा ताकि पानी का जल जमाव नहीं हो। और इसके लिए बहुत उन्नत किस्में वगैरह हैं, तो इसके बारे में आगे हम बताना चाहेंगे। नसीम जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये तीनों सीजन में होती है, तो इसके लिए मैंने तैयारी कैसे करनी होती है, या आप बताएं कि गेंदे लगाने की जो तैयारी होती है, विधि होती है, वो किस प्रकार करना चाहिए? गेंदा लगाने के लिए यह बीज से भी तैयार होता है। इसका पौध तैयार करना पड़ता है। पौध तैयार करने के लिए बीज की मात्रा 700 से 1.5 किलो तक प्रति हेक्टेयर इसकी बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसका कटिंग से भी इसका लगाया जा सकता है, मगर अच्छा फूल प्राप्त करने के लिए, अधिक फूल प्राप्त करने के लिए बीज वाला पौधा जो पौध तैयार करते हैं उससे करने से अधिक फूल होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, आपको नर्सरी लगाना होगा। पौध बनाने के लिए 3 मीटर और 1 मीटर चौड़ाई का आप छोटी छोटी क्यारी बनाइए। उसमें क्या कहते हैं, आप 10 किलो कंपोस्ट डालिए, 400 ग्राम करंज खल्ली डालिए। इस तरह अगर 8 से 10 क्यारी अगर तैयार करते हैं तो 1 हेक्टेयर की खेती के लिए इससे पौध प्राप्त होगा। नसीम जी, जैसा कि अभी आपने बताया नर्सरी तैयार करना, तो क्या ये सभी समय के लिए नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है? यह सभी समय के लिए इसका बीज से पौध तैयार करने के बाद ही लगाना चाहिए। तो ये तो तैयार करने का तरीका हम बताए, नर्सरी लगाने का तरीका बता दिए। अब इसमें क्या कहते हैं, आप पौध तैयार कीजिए। गर्मी में आपको लगाना है तो आपको जनवरी फरवरी में इसका बीज डालिए, और 1 महीना के बाद जब पौधे की उम्र 1 महीना हो जाए, 1 माह हो जाए, तब इसको खेत में लगाना चाहिए। उसके बाद वर्षा में जो है जून जुलाई में इसका बीज डालना चाहिए, पौध तैयार करना चाहिए। जाड़े में अगस्त सितंबर में इसका पौध तैयार करना चाहिए, और 1 महीना के बाद इसको खेत में लगाना चाहिए। खेत में लगाने के लिए आप 2-3 मरतबा मिट्टी पलटने वाले हल से आप उसकी जुताई कीजिए। उसमें क्या कहते हैं, आप 50 टन कंपोस्ट डालिए अंतिम जुताई के समय। और फिर पौध लगाने के लिए आपको खास दूरी, जो दूरी है ना, उस हिसाब से लगाना चाहिए। इसमें गेंदा फूल 2 तरह का होता है। एक होता है अफ्रीकन गेंदा और एक होता है फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा में अफ्रीकन गेंदा 90 सेंटीमीटर तक लंबाई का होता है, और फ्रेंच गेंदा 30 सेंटीमीटर से 37 सेंटीमीटर तक ऊंचाई का होता है। तो इसमें मैं अफ्रीकन गेंदा को 40 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधा से पौधा 30 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना चाहिए, और फ्रेंच गेंदा 30 सेंटीमीटर
30 सेंटीमीटर की दूरी में लगाना चाहिए। इस तरह क्या कहते हैं, आप खेत तैयार करके उसमें खाद दीजिए। उसके बाद उसमें उर्वरक की मात्रा उसमें यूरिया 100 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर, DAP 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फिर 100 से 150 किलो पोटास की मात्रा डालनी चाहिए। और जब पौधा लगाने के बाद 30-40 दिन का हो जाए तो उसमें 100 से 150 kg यूरिया प्रति हेक्टेयर देकर उसका क्या कहते हैं इस्तेमाल करने से पैदावार अच्छी होती है और फिर अधिक पैदावार अच्छा होता है। और इसके बाद गेंदा की खेती के लिए डिसबडिंग करना पड़ता है। जैसे क्या कहते हैं 40 दिन का पौधा हो जाए तो उस वक्त उसका टिप पोर्शन जो मैंने ऊपर वाला शीर्ष भाग तोड़ दिया जाता है, उससे साइड में किनारे में ब्रांच निकलता है जो बहुत अधिक निकलता है और उसमें फूल की संख्या भी अधिक हो जाती है। इससे क्या कहते हैं पैदावार बढ़ाया जाता है। नसीम जी, ये तो आपने बताया कटिंग करने की और बीज लगाने की जो दर होती है वो उसके बारे में। अब बात होती है कि खरपतवार नियंत्रण एवं देखभाल की, वो हमारे किसान भाई कैसे करें? इसका निकाई गुड़ाई आपको कर लेना चाहिए या हाथ से या कुदाल से। उसके बाद उसमें सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। बरसात में कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। गर्मी में ज़्यादा और जाड़े में भी क्या कहते हैं 6-7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी होती है। तो इस तरह करने से आवश्यकता अनुसार बरसात में सिंचाई कीजिए और इससे क्या कहते हैं पैदावार अच्छी होती है। खास ध्यान रखना होगा कि जल जमाव नहीं हो और भी इसमें क्या कहते हैं कीट व्याधि का प्रकोप बहुत ही कम होता है। इसमें क्या कहते हैं कली का जैसे सूखना सड़ना, तो उसके लिए बेबेस्टिन दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से उसका नियंत्रण हो जाता है। उसी तरह कीट वगैरह बहुत कम लगता है। और इसमें एक और लाभ है कि इससे क्या कहते हैं इसके पौधे से सूत्रकृमि कीट का भी नियंत्रण सूत्रकृमि कीट का भी दवा इससे बनाया जाता है। तो ये बहुत माने लाभप्रद है गेंदा की खेती। और फिर इसके लिए जाड़े में 100 से 150 से 175 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होगी। गर्मा में 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होगी। बरसात में 200 से 225 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार इसमें होती है। इस तरह करके आप इसकी पैदावार कर सकते हैं और किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, नसीम जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गेंदे की फूल की उन्नत तकनीक से खेती के बारे में। नसीम जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और किसान भाइयों को मेरी तरफ से जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, दीप्ति जी, गेंदा के फूल के वैज्ञानिक खेती के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी। उम्मीद है इसे हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा खुश होंगे जानकर। बिल्कुल। और अभी जैसे कि फलों का राजा आम है, आम का नाम लेते ही बच्चे बड़े सबके मुंह में पानी आना तो लाजमी है।
जी दीप्ति जी, और आम अभी पूरे मैंने जो जून का महीना है, अभी आम पूरा अच्छा से हुआ होगा और अभी कुछ कम कीमत होगा, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इससे लाभ अर्जित किया जा सके, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, आम का मूल्य संवर्धन, ये इस बात की जानकारी हम हमारे हमेशा हर साल हर एक अंक में देते हैं, लेकिन आज के अंक में भी हम आपको जानकारी देंगे आम का मूल्य संवर्धन कैसे करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मूल्य संवर्धन कैसे होता है। जी दीप्ति जी, जैसा कि आम को अचार बनाकर, मुरब्बा बना के या जैम बनाकर और लंबे समय तक संरक्षण करके अच्छा तरह से रख के ज़्यादा से ज़्यादा उस समय बाजार में लाया जाए जब उसकी मांग ज़्यादा हो और उसमें उत्पादन कम हो, तो उसमें कीमत अच्छी मिलती है। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आम का जैम, जेली, अचार, मुरब्बा और स्क्वैश, ये यदि आप परिरक्षित तरीके से रखें तो सालों भर आप आम के स्वाद का मजा ले सकते हैं। वो कैसे? आम के मूल्य संवर्धन के द्वारा, और इसकी जानकारी प्राप्त करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी कमा सकते हैं। तो बस सिर्फ हम बातचीत नहीं करेंगे, सीधे लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन माला जी के पास, जो कि जानकारी दे रही हैं कि आम का मूल्य संवर्धन आप कैसे कर सकते हैं। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं कि आम लगा हुआ है, इसी तरीके से आपके बागों में भी आम लगा हुआ होगा। आम का मूल्य संवर्धन कैसे करें, इसी पर विशेष जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम की यहाँ की एक वैज्ञानिक डॉक्टर कंचन माला। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, और नमस्कार किसान भाइयों। आम का मूल्य संवर्धन, इससे क्या तात्पर्य है? ऐसे तो संजय जी देखा जाता है कि कच्चे आम और पके आम का स्वाद तो हम सब खूब लेते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि अगर आम अधिक मात्रा में उपलब्ध है और इसे हम बिना मौसम के भी इसका प्रयोग कर सकें और इसमें कुछ उसकी गुणवत्ता को बढ़ा दें और गुणवत्ता को बढ़ाकर इसे ज़्यादा दिनों तक रख सकें, डिब्बा बंदी करके, बोतल बंदी करके, सूखा कर, रासायनिक घोल में डालकर, जिससे कि हम इसका प्रयोग जो है 6 महीने से साल भर तक इसका प्रयोग कर सके, इसे मूल्य संवर्धन कहा जाता है। अच्छा, ये कच्चे आम और पक्के आम दोनों के साथ किया जा सकता है क्या? हाँ, ज़रूर किया जा सकता है। कच्चे आम जब छोटे छोटे होते हैं और काफ़ी आंधी और बारिश में जो झड़ने लगते हैं छोटे आम, और कुछ बड़े आम के मौसम में भी बारिश होती है और आंधी आता है, उस समय भी कुछ आम चोट लग जाते हैं और फट जाते हैं। वैसे आम किसी काम के नहीं होते हैं, बाज़ार में भी उसका मूल्य काफ़ी कम हो जाता है और अधिक मात्रा में जब झड़ जाते हैं किसान भाइयों के यहाँ, तो ऐसे आम को बाज़ार तक ले जाना भी संभव नहीं होता क्योंकि इसका मूल्य कम मिलता है। तो ऐसे आमों को किसान भाई अपने घर पर ही इसका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं और बहुत ही कम मूल्य में इसका मूल्य संवर्धन कर इसको सुखा सकते हैं। तो सुखा कर इसे रख सकते हैं, रासायनिक घोल में इसे रख सकते हैं। तो सुखाने के लिए किसान भाइयों को 2% पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल में 10 मिनट तक ऐसे आमों को छिलका निकाल कर और टुकड़ों में पतले कतलों में काट कर या कद्दूकस कर दें आम को, और 10 मिनट तक 2% पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल में डुबाकर छोड़ दें और इसके बाद ये सूती कपड़े पर धूप में इसे सुखाएं और सूखने पर 4% इसमें नमी जब रह जाए, ऐसे सूखे हुए आम को पॉलीथीन पैकिंग की जा सकती है इसकी, या फिर इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है और इसकी भी पॉलीथीन पैकिंग या प्लास्टिक डब्बों में डिब्बाबंदी की जा सकती है। और इस तरह से जो पाउडर और सुखौता आम का जो सुखौता है उसका मूल्य बाज़ार में 250 से 300 रुपये किलो तक बिकता है। और ऐसे सुखौता और पाउडर बनाए गए आम के डिब्बाबंद आम को हम 6 महीने से 8 महीने तक परिरक्षित रख सकते हैं और इसका मूल्य जो है अधिक से अधिक किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। सुखौटा कहने का मतलब कि जैसे कि हमको बाजार में आम का खटाई मिलता है, जो खटाई के सीधे तौर पर अगर एक साधारण शब्दों में बात किया जाए तो ये खटाई से ही आपका तात्पर्य था ना? जी हाँ संजय जी, इसे खटाई कहा जाता है, खटाई पाउडर भी कहा जाता है या आमचूर कहा जाता है, इसे आमचूर कहा जाता है, जिसका मूल्य अभी वर्तमान में बाजार में 300 रुपये किलोग्राम है, जो कि जाड़े में इसका प्रयोग जो है अचार बनाने के काम में किया जाता है। उस समय गृहिणी यहाँ खरीदती हैं इसको बाज़ार से, और इसे किसान भाई अगर इस समय इसे काफ़ी धूप का दिन है और इस समय आराम से इसका पाउडर या सुखौता बना सकते हैं और इसे बाज़ार में बेच सकते हैं।
और आमों का मूल्य संवर्धन कैसे करें हमारे किसान और भाई? इस तरह के जो आम हैं जो फट जाते हैं और बड़े जब गुठली आ जाते हैं आम में, तो इसका भी मूल्य बहुत कम हो जाता है। इसका अचार भी नहीं बनाया जा सकता उस समय बहुत सारे आम का। तो इस समय रासायनिक घोल बनाकर भी किसान भाई इसे परिरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि रासायनिक घोल जो है प्रति लीटर पानी में 30 ग्राम नमक और 8 मिलीलीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 2 ग्राम पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड का घोल बना लें और इस घोल को एक मसलिन कपड़े से छान लें और प्लास्टिक के जार या एल्युमिनियम के डब्बों में या टीन के डब्बों में डाल दें और इस तरह के डब्बे में जिस रासायनिक घोल में छिलका उतारे हुए और बराबर टुकड़ों में काटे हुए आम को पानी में धो भी लेना है। इसको धोने के बाद इसको रासायनिक घोल में डुबा कर रखना है। रासायनिक घोल में जो है की जो आवश्यकता होती है, आम के वजन से दुगना रासायनिक घोल बनाएं किसान भाई। और हमेशा इसको परिरक्षित करने के लिए प्रत्येक बार ताज़े रासायनिक घोल का ही प्रयोग करें। मतलब एक रासायनिक घोल पहले से जो बना हुआ है उसमें फिर बार बार आम का परिरक्षण ना करें। और इस तरह से जो रासायनिक घोल में परिरक्षित आम होता है उसको ये कमरे के तापक्रम पर 6 महीने तक रखा जा सकता है और आवश्यकता अनुसार किसान भाई वहाँ से निकाल कर इसको अचार के रूप में और चटनी के रूप में इसका मूल्य संवर्धन करके बाज़ार में पैकेट बनाकर या बोतलबंदी कर बेच सकते हैं इसको। जब बीजू आम जो हमारे किसान भाइयों के खेत वगैरह में लगा होता है, अक्सर देखने में आता है कि जब पकता है तो चूने लगता है, तो क्या पके हुए आमों का भी उसका परिरक्षण किया जा सकता है? हाँ संजय जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये भी किसान भाइयों की ज़रूरत है, जो कि जो पके हुए आम होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं और रसदार होते हैं। तो ऐसे आमों का रस जो है अगर इकट्ठा करके और इसको इसमें 2 ग्राम पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड इसमें मिला दिया जाए प्रति लीटर घोल में और इसको किसी चटाई पर या ट्रे में सुखाया जाए और एक जब परत सूख जाए तो फिर दूसरा उस पर आम का रस को डाल दिया जाए और इस तरह परत दर परत धूप में इसको सुखाया जाए और इस तरह से इसको आम पापड़ कहा जाता है या अमावट कहा जाता है यहाँ पर। हाँ, तो ये इस तरह से किसान भाई अमावट भी तैयार कर सकते हैं और इसकी पैकिंग करके बाज़ार में बेच सकते हैं और ये इस तरह से मूल्य संवर्धित जो आम का रस है, आम का पापड़ कहा जाता है, इसका मूल्य बाज़ार में बहुत अत्यधिक ज़्यादा मिलेगा। इन्हें अवश्य मुनाफा इन्हें होगा। मैडम, इसके अलावा और कोई विधि है आमों का परिरक्षण करने के लिए? हाँ संजय जी, किसान भाई तो काफ़ी गर्मी में काम करते हैं और लू से बचने के लिए उन्हें शरबत आम का पीना चाहिए और हम सभी भी आम का शरबत पीते हैं इस मौसम में। और ये आम का जो शरबत है इसको हम लोग बोतलबंदी कर सकते हैं इसकी और इसको 6 महीना तक रख भी सकते हैं। ये कच्चे आम और पके आम दोनों का शरबत बन सकता है, लेकिन पूर्ण परिपक्व आम लेकर उसका रस बनाया जाता है, उबाल कर और उसका रस निकाल लिया जाता है और ये प्रति लीटर आम के जूस के हिसाब से 1.5 किलोग्राम कम से कम चीनी का चाशनी बनाया जाता है। जो साइट्रिक अम्ल की जो मात्रा है वो प्रति किलोग्राम 4 ग्राम साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है चाशनी बनाते समय और चाशनी को ठंडा कर रस को इसमें मिला दिया जाता है और इसके बाद इसमें संरक्षक का प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट जो है 1 ग्राम प्रति लीटर तैयार शरबत के हिसाब से किसान भाई प्रयोग करें और इसमें इच्छा अनुसार सुगंध और रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसे कीटाणु रहित बोतलों में, साफ बोतलों में, शरबत के बोतलों में भरकर इसे 6 महीना तक कमरे के तापक्रम पर रख सकते हैं। किसान भाई, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर साहिबा ने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो मुझे लगता है कि अब आम के आम और गुठली के भी दाम आपको मिलने वाले हैं। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार।